ज्यादा अनट्रेन्ड टीचर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में NIOS की पैठ किस हद तक है और यह कार्यक्रम पूरी तरह से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा की बात करें, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करें या जो अपर प्राइमरी एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन है उस लेवल तक, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात करें, उन सभी में NIOS की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री रवि कुमार जी, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर CRC गोरखपुर को, कि आप आधिकारिक स्वागत करें सर आज के हमारे सभी अतिथिगण का। और जो पार्टिसिपेंट्स इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, श्री रवि कुमार सर। रवि सर, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है रवि सर? Yes, sir. Yes, sir. Thank you and good afternoon to you all. Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Person with Disability, CRC गोरखपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो वेबिनार है, रोल ऑफ NIOS इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, आखिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग क्या है, ये किस तरह का, यह एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड ऑफ एजुकेशन है और यह कई सारे प्रोग्राम इसके अंतर्गत कंडक्ट होते हैं। हर तरह की लिटरेसी और रूरल एरियाज में किस तरह के एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इसके बारे में NIOS के बारे में आज का वेबिनार आधारित है। और स्पेशली चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को NIOS का क्या रोल है, इसके बारे में आज हमारे अनुभवी रिसोर्स पर्सन इसके बारे में अपना अनुभव साझा करेंगे। सो ऑन बिहाफ ऑफ CRC गोरखपुर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम आवर डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास सर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, देहरादून। वार्म वेलकम सर। Due to some his busy schedule, he may not be able to attend, but साथ ही साथ हमारे साथ आज इस वेबिनार के कीनोट स्पीकर डॉक्टर आलोक भवन सर, हु इज मैनेजिंग सेक्रेटरी मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी, न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है सर, वार्म वेलकम सर। और साथ ही साथ आज हमारे बीच रिसोर्स पर्सन, जो कि आज NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के एजुकेशन में क्या रोल है, उसके ऊपर अपना अनुभव साझा करने के लिए हमारे रिसोर्स पर्सन के रूप में श्रीमती इंदिरा आलोक मैडम, जो कि प्रिंसिपल हैं और मैंने मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी में प्रिंसिपल हैं, न्यू दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मैम। इस वेबिनार के हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, को कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑल CRC टीम मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो कंटिन्यूअसली दिव्यांग जन के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूअसली वेबिनार का आयोजन करता रहा है। साथ ही साथ इस आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर का भी धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आज NIOS का क्या रोल है हमारे दिव्यांग बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसके ऊपर आधारित है और आप इसका फायदा उठाएंगे। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई वुड हैंड ओवर टू नीरज सर टू कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। Thank you and once again warm welcome to you all sir. थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, आलोक भवन सर का हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा की तरह सामने स्क्रीन पे दिख रहा है हमें। मैं जब जब मिला हूं सर से कुछ न कुछ नया सीखा है। हमारे सीनियर हैं आप और इस क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम करने में लगा हुआ है आपका पूरा संस्थान, आपकी पूरी टीम। और मैं हमेशा देखता हूं कि कहीं भी अगर आप वेबिनार में जुड़े, किसी कार्यक्रम में जुड़ते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे चेहरा देख करके ही आधी थकान दूर हो गई।
तो मैं एक बार फिर से स्वागत करते हुए आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर आलोक भवन साहब को कि आप आए सर, और इस पूरे जो कार्यक्रम है उसके बारे में और NIOS के बारे में लोगों को विस्तार से बताएं सर। थैंक यू मधुकर बाबू। पूरा थकान तो मैं क्या, आधा थकान नहीं, पूरा थकान मैं उतारूंगा। और मैं एक और कहीं पर थकान उतार रहा हूँ। हमारे सामने एक और नेशनल ट्रस्ट का नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो कोई नहीं, मेरे पास दो स्क्रीन लगे हुए हैं, मैं दोनों ही प्रोग्राम में जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि बीच में बोलते बोलते कहीं उधर बोलना पड़े तो मैं माफी चाहूंगा उस बीच के लिए। सो माननीय श्री रवि कुमार जी और जो रेजिडेंटर हैं CRC गोरखपुर के, सो आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई, आपकी तरक्की। प्रणाम सर, आपका आशीर्वाद सर। आपकी तरक्की, आपका जो भी मनोबल है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। और हमारे हिमांशु दादा आप लोगों के पूरे संरक्षण में हैं लगे हुए और बहुत अच्छा संरक्षण कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि जो हमारे नीरज साहब हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा। आपका ये जो पूरा का पूरा ये जो पूरा प्रोग्राम हम देख रहे हैं, ई-काउंसलिंग सीरीज 131 हो गया, तो आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया, उम्दा काम किया। आप लोगों की टीम, चाहे वो अरविंद जी हो, चाहे राजेश कुमार जी हो, सबने मिलके बहुत ही अच्छा उम्दा काम किया। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपके बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी का बहुत ही तहे दिल से और धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और मैं आज जो ये NIOS पे ये कहानी है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। वे बैक मे बी इट वाज इन 2005-6 में। तो तभी NIOS में जोर पकड़ा था कि किस तरह से जो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स हैं वो NIOS में एडमिशन लें। तो जब भी NIOS में एडमिशन लेने की बारी आती थी तो बहुत सारे तकलीफ होते थे हमारे बच्चों को, क्योंकि वो सिस्टम दूर था, टीचर दूर है, स्कूल दूर है। जब भी ओपन स्कूलिंग है तो सब चीज दूर है। तो जब अगर दूर है कोई चीज तो क्या होता है, हमें लगता है कि पता नहीं हमारा काम कैसे होगा। तो उस समय मुझे याद है कि मैं NIOS में वहाँ पर उनका ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी था, OSD था, और इसी प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और उस प्रोग्राम का नाम था स्पेशल एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशंस फॉर SIED, स्पेशल एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज, नॉट फॉर द ओनली फॉर द डिसेबल चिल्ड्रन। जितने भी डिसएडवांटेज बच्चे हैं, चाहे वो स्ट्रीट चिल्ड्रन हो, चाहे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उन सब के लिए हम लोगों ने एक सेल बनाया था। मुझे याद है मैं उसमें तभी काम कर रहा था। मैं बहुत ही कम ब्रीफ समय काम किया, बट उस ब्रीफ समय में वी हैड मेड द लॉट ऑफ प्रोग्राम। और मैं आज भी देख रहा हूँ कि वो जितने प्रोग्राम उस समय के 2006 के बनाए हुए थे, वो मॉड्यूल वही है, सब कुछ वही है, बीच बीच में थोड़े थोड़े बदलाव हुए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। NIOS के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो अभी हम लोगों ने जिस सिचुएशन से गुजरा है, कोविड का सिचुएशन था, स्कूल बंद है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, हम पेरेंट्स को घर में बच्चों को रखने में दिक्कत हो रहा है। तो इन सारे सिचुएशंस में क्या हुआ कि सभी लोग जो है वो मैसिव हो गए। मैसिव का मतलब है कि सभी भागम भाग लग रहे हैं, बट उनका जो भागना है वो प्रोग्रेसिव तरीके से, प्रोग्रेसिव इन द सेंस आई कैन से कि वो जब भी जा रहे हैं तो वो हमेशा सोचते हैं कि कैसे हमारे बच्चे का डेवलपमेंट हो, कैसे हमारे बच्चों के बारे में बातचीत हो। तो मैं इस चीज के लिए हमेशा सभी को धन्यवाद दूंगा कि सभी प्रोग्रेसिव है, मैसिव है, लेकिन प्रोग्रेसिव है। उनका थिंकिंग भी फॉरवर्ड अप्रोच है। फॉरवर्ड अप्रोच इन द से कि जो भी ट्रेंड्स चल रहा है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाने का ट्रेंड्स चल रहा हो, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाने का ट्रेंड्स चल रहा हो, मोबाइल का ट्रेंड्स चल रहा हो, लोग सभी उसके तरफ उनका रुझान है। मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे लोग सनकी हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों को उम्दा से उम्दा, अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग दें। तो जो ये इंटेंस और जो आपका एक इंथुसियाज्म है वो उसको बरकरार रखिए, उस उत्साह को बरकरार रखिए, जो आपके अंदर तरंग है, जो करेज है,
क्रेज है उसको भी आप आगे बढ़ाते रहिए, तभी आप आज जो ये सेमिनार सुन रहे हैं NIOS का, उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपने अपना जो इंथुसियाज्म है उसको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत किया तो वो दिक्कत होगा। उसके बाद मैं जो दूसरी बात करूंगा वो मैं चार पॉइंट्स पे बात करूंगा, और उस 4 पॉइंट्स के बाद मैं इंदिरा को दे दूंगा। इंदिरा बहुत ही अच्छी है, उसके बारे में पता है उनको कि NIOS, क्योंकि बहुत सालों से उनके थ्रू जो है कि NIOS का सेंटर रन हो रहा है। हम सभी जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर, वो लर्न करना चाहते हैं और लर्निंग करने के लिए सोचते भी हैं, सीखना चाहते हैं और सीखने के बारे में सोचते भी हैं। ये हम लोगों का, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम सभी का ये सेल्फ डायरेक्शन है। वी ऑल आर द सेल्फ डायरेक्टेड, चाहे वो हमारे स्पेशल नीड वाले बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। तो आप बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग व्हाटएवर यू आर, जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो भी हमारा स्टूडेंट है वो सीखना चाहता है, सीखने लायक है, वो सीख सकता है। सबसे पहले वो सीखेगा, सकता भी नहीं है, वह सीखेगा। अफर्मेटिव होना चाहिए कि वह सीखेगा अगर हम उसको सिखाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, वह सीखने के बारे में सोचता है, सीखना चाहता है, उनका सेल्फ डायरेक्शन है। तो आपको जो भी आप जिस भी विधा में काम कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपको ये लर्निंग के बारे में पता करना होगा अपने बच्चे का, कि वो उसको हमें थोड़ा सा एक्टिव भी करना होगा, उसकी रुचि को जो है देखना होगा। अब मैं बात करूंगा कि इसी में जब वो सीखने की बात मैं करता हूं तो उसमें क्या होता है, हम लोग कई तरीके से पढ़ाते हैं, चाहे वो फॉर्मल पढ़ाए, इनफॉर्मल पढ़ाए, स्पेशल एजुकेशन पढ़ाए, सेल्फ डायरेक्टेड पढ़ाए, या टीचर सेंटर्ड पढ़ाए, या ऑथेंटिक पढ़ाए, अनऑथेंटिक पढ़ाए, एकेडमिक पढ़ाए। मैं क्योंकि ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक में मैं कह देता हूं कि जो स्पेशल स्कूल में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वहां पर हमारे बच्चों को पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता अनलेस कि वो किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से वो रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, बोर्ड से उसका एक्रीडेशन नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो पूरी जिंदगी उसका स्कूल में गुजर जाता है और वह नहीं पढ़ पाता। लेकिन लर्निंग तो होती है, कुछ ना कुछ बच्चा सीखता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी एक हमारी जो दृष्टिकोण है, हमारी जो समझ है, एक ऐसी समझ के हिसाब से बनाए, चाहे वो बच्चा कहीं भी है, वह घर में है, स्कूल में है, वो मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ रहा है, वो कहीं भी पढ़ रहा है, उसको सीखने का ललक है। और उस सीखने की ललक में NIOS जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली उसको सहयोग कर सकता है। वो कई तरीके से सहयोग कर सकता है। वो तरीका मैं चाहूंगा कि इंदिरा जी बताएंगे कि अगर मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ रहा है तो वहां पर भी अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो कैसे NIOS सपोर्ट कर सकता है, वो घर में पढ़ रहा है कैसे NIOS सपोर्ट कर सकता है, वो स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है कैसे NIOS सपोर्ट कर सकता है। तो हम अगर देखें तो NIOS का जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और वो मैंने जो बात कही, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट लर्निंग, इसमें बहुत ही सहयोग करेगा। आप सीखना और सीखने के बारे में अगर सोचते हैं, या सिखाने के बारे में भी अगर सोचते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही ये NIOS जो है आपका सहयोग करेगा। ओके, जस्ट यस, एक जस्ट ए मिनट। ओके, मेरे एक सेमिनारी जो है उधर बोलना पड़ेगा, तो मैं इस बीच में कहूंगा इंदिरा आप चारों को चाहूंगा कि आप जरूर। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रधानाचार्य मनोविकास उच्च शिक्षण संस्थान नई दिल्ली से श्रीमती इंदिरा आलोक मैडम को। आप आए और लोगों से मुखातिब हो। मैम, किस प्रकार से बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है NIOS के माध्यम से, और खास करके जो सबसे बड़ी समस्या है दिव्यांग बच्चों की या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, या जिस नाम से भी उनको जाने, उनकी सबसे बड़ी जो समस्या है कि एक तो एनरोलमेंट कम हुआ, दूसरा अटेंडेंस विदाउट लर्निंग, तीसरी जो समस्या है ड्रॉप आउट कंडीशन। बच्चा जाता है, बीच में पढ़ाई छोड़ करके चला आता है। तो इन सब परिस्थितियों से किस प्रकार से आपने निजात पाया और किस तरीके से NIOS की जो पॉलिसी है
वो इन दिव्यांग बच्चों को, खास करके जो सीवियर डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, उनके लिए किस तरह से काम कर सकता है। मैम, आपको आमंत्रित करना चाहते हैं मैम। थैंक यू नीरज जी एंड थैंक यू रवि जी। जैसा कि आलोक जी ने बताया, आई होप कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। नीरज जी कंफर्म करें प्लीज। जी, मिल रही है मैम। जी, थैंक यू। तो जैसा कि आलोक जी ने अभी आप लोगों को ब्रीफ बताया कि एनआईओएस में कब से और किस तरह से स्पेशल स्टूडेंट के लिए कार्य प्रारंभ हुआ और किस तरह से सेड का निर्माण हुआ, मैं बाकी चीजें आलोक जी पे ही छोड़ूंगी, लेकिन मैं टू द पॉइंट सीधा आऊंगी। किस तरह से एनआईओएस में एडमिशन का प्रोसीजर है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, मैं आ गया हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बात तो पूरा कर ही लूं। जी जी जी। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट लर्निंग के बारे में सोचना या सिखाने के बारे में सोचना, तो उसमें एनआईओएस जो है आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है। एक आज की डेट में मैं अगर देखूं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक अभियान चल रहा है, इंडिया एट 75 और इंडिया 2.0। तो हम एक नए भारत की शुरुआत कर रहे हैं, और जब नए भारत की शुरुआत कर रहे हैं, जो हमने कहा कि हम प्रोग्रेसिवली हम दौड़ रहे हैं, हम मैसिवली तो दौड़ रहे हैं लेकिन प्रोग्रेसिवली दौड़ रहे हैं, एक अच्छे डेवलपमेंट की तरफ दौड़ रहे हैं। तो उसमें जो एजुकेशन सेक्टर में अगर हम देखें कि एक जो अच्छा प्रोग्रेस है वो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सभी को समझना। और जितने भी स्पेशल यहाँ पर लोग बैठे हुए, मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप सभी आज से NEP को पढ़िए और NEP का जो उपयोग है हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए यूज कीजिए। बहुत सारे चीज ऑलरेडी बंधक करके बना है, जो स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक अचीवमेंट थ्रू द क्वालिटी एजुकेशन। इसमें बहुत सारी क्वालिटी एजुकेशन के बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, और जो हम देखते हैं कि हमारे स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखिए कि उसमें कितना अच्छा पढ़ाने में आपकी जो इंदिरा मैडम बोलेंगी कि हमें पढ़ाना 3rd, 5th, 8th, ये पढ़ाने का काम आसान हो जाएगा। अभी आप NEP में एक समग्र शिक्षा के बारे में पूरा एक प्रोग्राम है, जिसका जो एक गोल है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 4 जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है 4, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमें हर किसी को एजुकेशन देना है, हर किसी को शिक्षा देना है। तो हमारे जो स्पेशल नीड वाले लोग हैं वो ना पीछे रह जाए, उसमें SDG 4 का जो गोल है वो पूरा हो समग्र शिक्षा के थ्रू। तो इसमें भी आप लोगों को ध्यान देना है कि कैसे हम अपने बच्चों को शामिल कर सकते हैं। जो एक निपुण भारत करके आप देखिए, उसमें नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिकसी, ये अभियान 2026-27 तक है, मतलब 2026-27 तक है, जिसमें कि हर किसी को स्टैंडर्ड 3rd तक का एजुकेशन देना है। तो आप स्टैंडर्ड 3rd तक का, ग्रेड 3 तक का एजुकेशन, हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं। हमारे खास करके जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो पीछे ना रह जाएं, उनको भी शामिल करिए। कैसे वो शामिल हो सकते हैं, वो इसमें सब चीज आता है। NIOS के थ्रू भी हो सकता है, मेन स्ट्रीम स्कूल के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन आपको जो उसके लिए सुविधा है उसको लेने की कोशिश कीजिए। एक विद्या प्रवेश करके एक स्कीम है NEP में, बहुत ही अच्छा स्कीम है। आप उसमें क्या होता है, 3 महीने का एक प्रोग्राम है, 12 वीक्स का एक प्रोग्राम है, और वो 4 घंटे पर डे पढ़ाया जाता है, जिसमें ग्रेड 1 के लेवल का प्रिपेयर कराया जाता है, और वो प्ले वे बेस्ड है, और उसको प्रिपेयर कराया जाता है स्कूल के लिए। तो अगर कोई छोटे बच्चे आपके अर्ली इंटरवेंशन में, कोई भी स्पेशल नीड वाला बच्चा कहीं भी दिखता है, तो आप ये विद्या प्रवेश प्रोग्राम का पूरा प्रोग्राम डिजाइंड है। आपको ये, अगर आप ये डिजाइन प्रोग्राम पढ़ लेंगे एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर, एज ए पेरेंट्स, आपको भी समझ में आ जाएगा, और हर स्कूल में ये प्रोग्राम्स अब लागू हो जाएगा। तो अब उसको देखिए कि कैसे हम कर सकते हैं। एक ई दीक्षा प्लेटफॉर्म है, आप हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन वहां कराइए ई दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। उससे क्या होगा कि वो बच्चा इनरोल जब हो जाता है तो आपको पता चलेगा कि उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसके लिए बहुत सारा कुछ है। और मैं एक बात कहूंगा कि जितने भी स्पेशल नीड वाले लोग हैं, जो भी जहां भी पढ़ रहे हैं,
हर स्कूल में बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे आर्ट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, इनोवेशन बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। तो इन सब प्रोग्राम को आप जरूर अपने स्टूडेंट्स को उसमें शामिल कराइए। और एक प्रमोटिंग स्टोरी टेलिंग का एक ग्राफिक्स नोवेल है, आप एनसीईआरटी के साइट पे जाएंगे, यू विल फाइंड मोर देन 100 ग्राफिक नॉवेल्स, मतलब वो ग्राफिक बुक्स है। हमारे जो भी खास करके जो एएसडी वाले बच्चे होते हैं, एसएलडी वाले बच्चे होते हैं, हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं, उन सबको बहुत आराम से वो ग्राफिक्स बुक्स पढ़ सकते हैं। और वो जो बुक्स है वो आपके करिकुलम बेस्ड है, मतलब कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। और यहाँ पर ही जाएंगे एनसीईआरटी के पूरे किताब का साइन लैंग्वेज में हर चैप्टर का आपको मिलेगा। तो जो मटेरियल है वो मटेरियल बहुत ही अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। आपको ई कंटेंट, आप सभी जितने लोग पढ़ा रहे होंगे अभी कोविड में, आप सभी को पता होगा कि आप मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं, आप मतलब इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ा रहे हैं। तो ई कंटेंट कैसे बनाया जाए स्पेशल नीड वाले लोगों के लिए, स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन के लिए, वो भी आपको पूरा एक गाइडलाइन है। आप उस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, उसको आपको देखेंगे कि आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मोटर कोऑर्डिनेशन का, कॉग्निटिव का, साइकोमोटर का, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं आपके पढ़ाने के, ये सारे चीज जा सकते हैं। एंड देन आई विल कम टू हियर कि जो एनआईओएस के बारे में बात कर रहे हैं, सीबीएसई के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जो भी पढ़ाना चाहते हैं, उस सिस्टम में आप ये ध्यान में रखिए कि आपको जो एजुकेशन है उसका बहुत ही आसान है। इंक्लूजन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन है। आपको जिस तरह से बच्चा पास करना चाहता है, जिस स्टैंडर्ड से पास करना चाहता है, इसके बहुत अच्छे गाइडलाइन है, एसओपीज है हर जगह, एनआईओएस से लेके सीबीएसई से लेके एनईपी से लेके हर जगह, हर क्लास के लिए। तो आप ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाने में ही आपको सुविधा है, इवन कि एग्जाम में भी बच्चे को अपने हिसाब से, मैंने कहा था ना, सेल्फ डायरेक्टेड तरीके से वो जिस तरह से लिख सकता है उस तरह से हो सकता है। एक जो है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर है, आप ये एनसीईआरटी के साइट पे जाइए, NDER है, वो बहुत ही अच्छा है। वहां पर आपको स्वयं प्रभा टीवी चैनल मिलेगा जिसमें क्लास 1 से लेके 12 तक के बच्चे को पढ़ाया जाता है। पूरे दिन टीवी में प्रोग्राम आते रहता है, उसको देखिए। एक कम्युनिटी रेडियो है, रेडियो का चैनल है, उसमें सीबीएसई का पॉडकास्ट है शिक्षा वाणी के नाम से, बहुत सारा चीज है। आप उन सब चीजों को भी शामिल कीजिए। सिर्फ एनआईओएस में अगर आप एडमिशन करा लेते हैं, किसी स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं, तो पढ़ेगा कहाँ? पढ़ने के भी बहुत सारे साधन हैं, पढ़ने के भी, पढ़ाने के भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। तो ये रिसोर्सेस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक आप ये जानिए कि अभी जो एनईपी आया है उसमें सफल करके SAFAL, जो उसमें स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग द लर्निंग, सफल करके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें आपको बताना होगा स्कूल्स में, या आपको बताना होगा टीचर्स को, पहले आपको एम्पावर होना होगा। आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप अपने आप को एम्पावर कीजिए। ये सफल इतना अच्छा सिस्टम है कि कैसे हम लर्निंग एनालाइज करें, क्लासरूम से लेके, एग्जामिनेशन से लेके, जहां भी बच्चा है उस जगह पे कैसे आप लर्निंग को एनालाइज करें, इसका पूरा गाइडलाइन है। आप उसको देखिए, उसमें आपको पूरा बहुत सारा आइडियाज मिल जाएगा कि हमको अगर इवैल्यूएशन करना है तो वो कैसे करें। तो मैं यहाँ पर एक कहना चाह रहा हूं कि जो एनईपी है वो एक ब्रॉडर डायमेंशन दे रहा है, और बहुत सारा चीज है, प्रोग्रेसिव है। मैथ्स तो है, बहुत सारा चीज है तो मैथ्स ही है। अगर एक दो चीज मिल जाता, सीबीएसई बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड और ये बोर्ड, 2-4 बोर्ड मिल जाता तो बड़ा आराम से शिक्षा हो जाता। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चीज है, तो हो सकता है कि मैथ्स ही है, लेकिन इस मैसिव चीज में प्रोग्रेसिव चीज बहुत सारा चीज है, प्रोग्रेसिव है। तो आप जितने भी लोग हैं ये प्रोग्रेसिव होके सोचिए। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि जब भी हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का तरीका सिर्फ 3 होता है। एक पहला तरीका होता है जिसको हम कहते हैं पैडागोजी। पैडागोजी का मतलब होता है कि जो इंस्टीट्यूशन और टीचर डिसाइड करता है व्हाट द स्टूडेंट विल लर्न, बच्चा क्या सीखेगा वो टीचर और स्टूडेंट डिसाइड करता है। सॉरी, टीचर और स्कूल या पूरा जो सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि बच्चा क्या सीखेगा एंड हाउ दे विल लर्न। बच्चा का उसमें कम रोल होता है, नहीं के बराबर, सिर्फ बच्चा को पढ़ने का रोल होता है। तो दैट इज कॉल्ड पैडागोजी। ये आपको ध्यान में रखना है। जब आप ये पूरा क्लियर विजन होगा
तभी आप चीज को समझ पाएंगे। दूसरा होता है एंड्रागॉजी, सॉरी दूसरा होता है यूटागॉजी। यूटागॉजी का मतलब होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम बताएंगे टीचर को कि कैसे पढ़ना है, हमको क्या चीज, हमारा इवैल्यूएशन कैसे होना चाहिए। और एज ए टीचर, एज ए स्पेशल एजुकेटर, यहाँ पर ये यूटागॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे से पूछिए कि आपको कैसे पढ़ना आता है, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या किस तरह से पढ़ना चाहते हो, किस तरह से लिखना चाहते हो, किस तरह से इवैल्यूएशन कराना चाहते हो। जब आप यूटागॉजी के बारे में जानेंगे, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चा क्या सीखना चाहता है, कि स्टूडेंट डिसाइड करता है कि हाउ एंड व्हाट टू लर्न, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको जो रिसोर्स है वो कैसे आप सपोर्ट सिस्टम डेवलप करेंगे, ये आपके लिए चैलेंज है। और ये चैलेंज का मैंने पहले ही रास्ता दे दिया है कि ये सारे जो एनईपी में इतने सारे जो डायमेंस बने हैं वो सारे यूटागॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा गॉजी है, तीसरा पढ़ाने का तरीका है जिसको हम एडल्ट लर्निंग में होता है, ये ब्लेंडेड होता है, बोथ पेडागॉजी का भी और यूटागॉजी का भी ब्लेंडेड है। मतलब कि बच्चा क्या, द टीचिंग ऑफ एडल्ट्स कर देते हैं, इसमें दोनों ब्लेंडेड है कि सेल्फ पेस वाला भी है, हम थोड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि एंड्रागॉजी की तरह पढ़ाना चाहिए, कि हम थोड़ा पढ़ा दिए, 2 लाइन पढ़ाया, उसके बाद बच्चे को खुद लर्न करने के लिए बोले, खुद बच्चा अपने आप, उस स्टूडेंट अपने आप आए और उसके बारे में बताए। सो दैट इज दिस 3 मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेडागॉजी, एंड्रागॉजी एंड यूटागॉजी। अगर आप ये एज ए टीचर इस गॉजी को समझ लेते हैं, मेथड को समझ लेते हैं, तो वो चाहे आप एनआईओएस में पढ़ाइए, चाहे कहीं भी पढ़ाइए, बड़ा ही आसान हो जाता है आपका पढ़ाना। और बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली, जो भी इंदिरा मैडम अभी बताएंगी, आप उसको सक्सेसफुली कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है हम लोगों को। और हमारे पास तो स्पेशल नीड में भी जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, उसके लिए वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं। एंड वी आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट द स्कूल, वी आर इवन थिंकिंग अबाउट द कॉलेज। हमारे पास थिंक कॉलेज एक प्रोग्राम है जिसमें कि बच्चे बाहर कॉलेज में जाने के लिए, तो हम आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग नीरज एंड होल सीआरसी टीम। सो थैंक यू रवि एंड ऑल। सो मैं बीच में रहूंगा यहाँ पर एंड ज्वाइन करूंगा, मैं इंदिरा मैडम को भी सुनूंगा और दूसरे सेमिनार को भी सुनूंगा। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और मैं एक बार फिर से उम्मीद करूंगा कि इंदिरा मैम इसको आगे कंटिन्यू करें, प्लीज। जी, थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी जान गए हैं कि आलोक जी ने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्या मेथड है, कहाँ करिकुलम पढ़ाने का मटेरियल मिलेगा, ये ऑलरेडी बता दिया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनआईओएस में किस किस तरह की पढ़ाई हो सकती है, कैसे हम एडमिशन और बाकी एग्जामिनेशन और इससे रिलेटेड बाकी की चीजों को हम फॉलो करेंगे, क्या क्या दिक्कतें आती है, मेजर दिक्कतें, और उसका हमको कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले एनआईओएस की प्रक्रिया समझ ले कि एनआईओएस में हमारे स्पेशल स्टूडेंट, उनके लिए भी वो सारे कोर्सेज हैं जो हमारे मेन स्टूडेंट के लिए, जैसे ओपन बेसिक एजुकेशन सबसे पहला एक उनका स्टैंडर्ड है, जहां पे क्लास 3rd से लेके 8 तक की आप एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें आप क्लास 10th के लिए बच्चों को एजुकेट करते हैं। तीसरा सीनियर सेकेंडरी, जिसमें आप 12th के लिए बच्चों को रेडी करते हैं। और उसके बाद वोकेशनल प्रोग्राम, जो कई तरह के वोकेशनल प्रोग्राम होते हैं, वो सर्टिफिकेट लेवल के भी होते हैं, डिप्लोमा लेवल के भी होते हैं, और इस तरह से बच्चा अपना कैरियर डिसाइड कर सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो बेसिक एजुकेशन है, जिसको हम ओपन बेसिक एजुकेशन के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में हम उसको ओबीई के नाम से कहते हैं। आखिर ये है क्या? हम किसी भी स्कूल में अगर हम स्टेट बोर्ड को फॉलो करते हैं या हम सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हैं, तो एक पर्टिकुलर एज होता है क्लास स्पेशल स्टूडेंट की बात करते हैं, तो हो सकता है कई बार पेरेंट्स इस चीज को समझने, उसकी थेरेपी और बाकी चीजों को करने में जो
मेजर एज बच्चे का एजुकेशन का स्टार्ट होना चाहिए वो कहीं छूट सा जाता है। और तब अगर हम उनको लेके मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं तो वहां पे कई बार एडमिशन मिलने से मना हो जाता है, कोई भी कारण हो। वैसे तो अब किसी भी सरकार और किसी भी स्कूल के पास ये हक नहीं है कि वो बच्चे को एडमिशन लेने से मना कर दे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे बेसिक ऑथेंटिकेशन वो आपके सामने रख देते हैं कि आपको पीछे होना पड़ता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि हम अपने स्टूडेंट को, हम अपने स्पेशल स्टूडेंट को एनआईओएस के माध्यम से ओपन बेसिक एजुकेशन की शिक्षा प्रदान करें। ओपन बेसिक एजुकेशन की शिक्षा इक्विवेलेंट टू क्लास 3rd, 5th और 8th, जिसको लेवल A, B और C में बांटा गया है। ये मान्यता सेम होगी जैसे आपके सीबीएसई बोर्ड का है या स्टेट बोर्ड का है। अब अगर कोई बच्चा लेवल A, आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि लेवल A मीन्स इक्विवेलेंट टू 3rd, लेवल B मीन्स इक्विवेलेंट 5th एंड लेवल C मीन्स इक्विवेलेंट टू क्लास 8th। आप इस किसी भी लेवल में बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। लेवल A में जो एज क्राइटेरिया है मिनिमम 7+ होना चाहिए। लेवल B के लिए एज क्राइटेरिया मिनिमम 9+ होना चाहिए और लेवल C के लिए एज क्राइटेरिया मिनिमम 12+ होना चाहिए। तो ये जो एज क्राइटेरिया है ये आपके सामने मिनिमम दिया गया है, मैक्सिमम का कोई लाइन नहीं है। अगर वो बच्चा 22 साल या 23 साल की उम्र में भी लेवल A यानी क्लास 3rd के एजुकेशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इनफैक्ट एनआईओएस में तो 60 से 70 के भी लोग 10th और 12th करते हुए देखे गए हैं और काफी अच्छे नंबर से उन्होंने अपने इस एजुकेशन को कंप्लीट किया। जज्बा सिर्फ पढ़ने का था उनके अंदर में, इसलिए उन्होंने इस बोर्ड को चूज किया और इसके माध्यम से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो यही प्रक्रिया हमारे स्पेशल बच्चों के साथ भी है। हमारे पास 21 डिसेबिलिटी है, अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी है। कईयों को तो मेन स्ट्रीम में एडमिशन मिल भी जाता है, लेकिन सबसे जो अभी आलोक सर ने भी बताया, जो सबसे प्रॉब्लम हमारे स्पेशल नीड में होती है वो पर्सन विद ऑटिज्म, पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि किसी ना किसी कारणवश वो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं कोप अप कर पाते। तो एनआईओएस उनके लिए एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। साथ ही जो दूसरा एजुकेशन है इसका सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स इक्विवेलेंट टू क्लास 10th। आप सीबीएसई बोर्ड से कीजिए, आईसीएसई बोर्ड से कीजिए या आप स्टेट बोर्ड से कीजिए या फिर आप 10th एनआईओएस से कीजिए। आपके पास चॉइस है कि अगर आप क्लास 5th, 3rd, 8th कोई भी क्लास पास करके डायरेक्ट आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर जब आप वहां पे फॉर्मल अपना कोई एजुकेशन शो करते हैं तो वहां पे आपको जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाई किया है वहां से आपका टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है विद सर्टिफिकेशन। लेकिन अगर आपके पास कोई बेसिक एजुकेशन नहीं है पर आप में ये क्षमता है कि आप क्लास 10th पास कर सकते हैं, तो एक सेल्फ सर्टिफिकेट नाम का एक फॉर्मेट होता है, उसको स्टूडेंट अपने नाम से फिल करता है और वो वहां पे अटैच करता है। तो वैसे केसेस में बच्चे डायरेक्ट एडमिशन क्लास 10th में ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज वहां पे 14+ होनी चाहिए। तो ये तो एक एज क्राइटेरिया है स्टूडेंट का ओपन बेसिक एजुकेशन और 10th में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद जैसे ही उसने 10th कंप्लीट किया, वेरी नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट ईयर भी नहीं, उनका रिजल्ट आए और वो उसी डैशबोर्ड से अपने 12th में एडमिशन ले सकते हैं। पर ध्यान रहे 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप जैसे आम बोर्ड में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। लेकिन आपको 11th के लिए भी एग्जाम देने के लिए सुविधा मिलती है और बाद में आप 12th नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आप 12th कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे ओपन बेसिक एजुकेशन के 10th के और 12th के हमारे जो कोर्सेज हैं उसके बारे में जानकारी है। एडमिशन होता कैसे है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पेरेंट्स या जो भी टीचर्स हैं उनको नहीं मालूम होता है कि एडमिशन होता है कैसे है, और कई बार हम गलत हाथों में गलत डायरेक्शन में फंस जाते हैं।
एडमिशन पिछले 3 सालों से टोटली ऑनलाइन मोड हो चुका है। इससे पहले वो ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन अब वो टोटली ऑनलाइन मोड में है। चाहे आप किसी स्कूल के सहयोग से या आप स्वयं NIOS का साइट खोलिए और वहां पे आप स्टूडेंट लॉगिन करके अपना जिस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उस क्लास में ले सकते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि आपका जो एक्रेडिटेड एजेंसीज है, जिसको हम AA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो उसका रोल अहम होता है आपके ड्यूरिंग स्टडी टाइम में। अगर आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का चुनाव कर लिया, या हम उसको स्टडी सेंटर भी कहते हैं, अगर ऐसे स्टडी सेंटर का चुनाव कर लिया जो हो सकता है पोर्टल पे बंद हो, या पोर्टल पर से अभी वो निकाला नहीं गया है, या किसी कारणवश वो फंक्शन में नहीं है, और आप ऐसे एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट को चुनाव कर लेते हैं, तो जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तब आपको बहुत ही परेशानी होती है। तो जब भी आप अपने स्टडी सेंटर का चुनाव करते हैं तो ध्यान रखिए कि उससे पहले आप स्टडी सेंटर के बारे में जानकारी एकत्रित करें। अगर आप जानकारी पहले ले लेते हैं, जैसे कि वहां पे नंबर दिया हुआ होता है, आप फोन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अगर आपके घर के आसपास है तो आप जाके उनसे विजिट कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि जिस स्टडी सेंटर का आप चुनाव कर रहे हैं वो फंक्शन में है या नहीं है। साथ ही कई सारे मेन स्ट्रीम पब्लिक स्कूल स्टडी सेंटर होते हैं। जब हम बात करते हैं अपने स्पेशल स्टूडेंट की, तो कोशिश ये कीजिए कि जो इंस्टीट्यूट स्पेशल बच्चों का स्टडी सेंटर है, जिसको सेड के नाम से जाना जाता है, अभी आलोक सर ने बताया, तो आप उसका चुनाव करें। अगर आप पब्लिक स्कूल का चुनाव कर लेते हैं तो आप भीड़ में किस तरह से जाएंगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपको ना प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और ना कुछ भी मालूम होगा आपको कब TA में जमा करना है, कब उसका असाइनमेंट बनाना है, कब एग्जामिनेशन लेना है, ये आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। तो बेहतर है कि जब भी, मेरी पीछे भी एक वर्कशॉप थी और उसमें भी मैंने पेरेंट्स और जितने भी टीचर्स थे उनको ये स्पेशली कहा है कि जब भी आप स्टडी सेंटर को चुनाव करें, आप ये ध्यान रखें कि स्टडी सेंटर फंक्शन में हो और वो स्पेशल स्टूडेंट के लिए कार्यरत हो। अगर वो काम कर रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगा। जब आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए बैठते हैं तो उससे पहले जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके अपने सिस्टम में JPG फॉर्मेट में रख लीजिए। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में होता है बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स, बच्चे का सिग्नेचर एक प्लेन पेपर पे आप करके रखिए। माता या पिता में से किसी का भी एक आधार कार्ड एज ए एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो या बिजली का बिल हो, कुछ भी इसमें से एक चीज आपका होना कंपलसरी है। और अगर बच्चा डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में आप चुनाव कर रहे हैं, आप वहां पे डिसेबिलिटी मेंशन कर रहे हैं, तो आपके पास उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति में अगर मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होगी तभी वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अंदर में आएगा। और ये सारी चीजें आपको अपने सिस्टम में स्कैन करके रखना होगा। कभी भी फोन से एडमिशन करने की प्रक्रिया मत कीजिए। उस समय अगर आप फोन से एडमिशन करने की प्रक्रिया करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाते हैं या रह जाता है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप एक बार एडमिशन के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपके पास 2 चीजें होना बहुत कंपलसरी है, एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर। वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड फोन नंबर टिल जब तक बच्चा इस सिस्टम में पढ़ेगा, आपका वो ईमेल आईडी और फोन नंबर वैलिड होना चाहिए और आप उसको टाइम टू टाइम एक्सेस कर सके, ऐसा होना चाहिए। जैसे ही आप पहला स्टेप करते हैं, आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर पे एक OTP जनरेट होता है। आप उन दोनों OTP को जब तक डैशबोर्ड पे नहीं डालेंगे तब तक आप एडमिशन के पहले पायदान पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए जो भी पेरेंट्स, चाहे वो दूर दराज में हो या बहुत ही ग्रामीण इलाकों में है, अगर वो ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं तो जिस स्कूल के माध्यम से वो NIOS में जुड़ने जा रहे हैं, उस स्कूल की ये ड्यूटी बनती है कि वो उन बच्चों के लिए एक ईमेल आईडी क्रिएट करे और उसका एक्सेस उनके पेरेंट्स को दे। ईमेल आईडी सिर्फ बना के एडमिशन कर दिया और उसको बंद कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके ईमेल आईडी पे ही आएगा।
तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड फोन नंबर पर इस सारे एडमिशन की प्रक्रिया से गुजर जाते हैं, वो आपके डैशबोर्ड पे, मतलब बच्चे का एक डैशबोर्ड बन के आता है, उस डैशबोर्ड पे आपको वहां पे फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा कि एडमिशन वेरीफाइड, या अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स की उस एडमिशन के दौरान कमी रह गई है तो वो भी 2 से 3 दिनों के अंदर में ही फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है। और अगर आप उसको विद इन द टाइम फुलफिल नहीं करते हैं तो हो सकता है एडमिशन आपका कैंसिल हो जाए। और ये भी ध्यान रखें कि एक बार एडमिशन कैंसिल होने के बाद जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं होता है। तो जब भी एडमिशन के लिए बैठे पहले उसके गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से पढ़ लें। अगर आप अपने आप नहीं कर सकते हैं, कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, तो वो वैसे स्कूल की मदद ले जो उनके एडमिशन की प्रक्रिया में हेल्प मदद कर सके, और फिर आप एडमिशन की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट कीजिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप आज लॉगिन आईडी बना के आपने उसमें पहला स्टेप कर दिया और बाकी जितने भी अंतिम चरण है आप उसको भूल गए और आप सोच रहे हैं कि आपका एनआईओएस में एडमिशन हो गया। नहीं, आपके एनआईओएस में एडमिशन का कंफर्मेशन आपके डैशबोर्ड पे ही आई कार्ड प्रिंट करके जब वो कॉलम फ्लक्चुएट करेगा, और अगर आप उसको खोलते हैं, क्लिक करके ओपन करते हैं, तो वहां पे बच्चे के नाम से एक प्रॉपर आई कार्ड मेंशन होता है। आप उसको निकालिए। जब तक वो आई कार्ड आपके डैशबोर्ड पे नहीं आता है मीन्स आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है। तो इस भूल में मत रहिएगा कि आपने पहला स्टेप कर दिया है तो आपका एडमिशन हो गया। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार पेरेंट्स इस तरह की गलतियां कर देते हैं और महीनों महीनों वो सोचते हैं कि अरे मैंने तो 6 महीने पहले एडमिशन कराया था, पता नहीं अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चला कि एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बताने के लिए कोई नहीं आया। आप जिस स्कूल के माध्यम से करवा रहे हैं या तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो आपको टाइम टू टाइम आपके डैशबोर्ड को एक्सेस करके बता दे अगर आप नहीं कर पा रहे, या फिर अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो आप उसको एक्सेस कीजिए और टाइम टू टाइम देखिए कि डैशबोर्ड में क्या क्या नोटिफिकेशन आते हैं। ओपन बेसिक एजुकेशन में जो ओबीई का प्रोग्राम है उसमें करिकुलम फॉलो करना, एग्जाम लेना और आंसर शीट को चेक करके आपके एनआईओएस के रीजनल सेंटर तक पहुंचाने का काम स्टडी सेंटर का होता है। तो यहाँ पे जब भी हम अपने स्टूडेंट के लिए स्टडी सेंटर का चुनाव करते हैं तो वहां पे आपको उनसे मुलाकात करना आवश्यक है ताकि आपको समय पे गाइडलाइन मिल सके। अगर आप सोचते हैं कि आपने एडमिशन कर लिया, आपको स्टडी सेंटर का भी नॉलेज नहीं, कहीं आप सुने सुनाए अचानक से आपको पता चलता है कि एडमिशन एग्जामिनेशन हो रहे हैं और लास्ट टाइम में अगर आप जाके कहते हैं कि मुझे एग्जाम देना है, लेकिन क्या आपने उससे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है? अगर नहीं तो आप उस साल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ एडमिशन की प्रक्रिया ही नहीं, एग्जाम के से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कंपलसरी है। तो आपको किस समय एग्जाम फॉर्म भरना है इसकी भी जानकारी आपके डैशबोर्ड पे फ्लक्चुएट होती रहेगी। अगर मान लीजिए किसी सेंटर में आपने स्टडी सेंटर का चुनाव कर लिया, आप ये सब बहुत ध्यान रखिएगा कि स्टडी सेंटर के पास ना तो आपका ईमेल आईडी होता है ना तो आपका फोन नंबर होता है। वो आपको आपके डैशबोर्ड से ही कोई नोटिफिकेशन देना चाहे तो देंगे, अदरवाइज वो भी नहीं देंगे। ये टोटली डिपेंड करता है स्टडी सेंटर पे और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, स्टडी सेंटर की ड्यूटी बनती ही है कि वो कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन दे ही, ऐसी कोई सूचना नहीं है। सूचना आपको लेना है, ठीक है। लेकिन स्टडी सेंटर का काम होता है कि आपके एग्जाम के लिए जो भी सुविधाएं चाहे दी जाने आपको लेनी है वो सुविधा वो आपको प्राप्त करवाएगा और प्रॉपर इवैल्यूएशन करके आपके आंसर शीट को रीजनल सेंटर तक भेजेगा। रीजनल सेंटर का काम होता है कि जो टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर में वो रिजल्ट वापस से उनकी कॉपी को रीचेक करें और रिजल्ट बना के
वापस से डैशबोर्ड पे भेजते हैं और डैशबोर्ड से ही आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। और जो हार्ड कॉपी का रिजल्ट होता है वो आपके स्टडी सेंटर पे ही आएगा। इसीलिए स्टडी सेंटर से आपकी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आप डे 1 से लेके लास्ट डे तक उनके साथ जुड़े रहिए, तभी आपका टाइम टू टाइम काम हो जाएगा। तो ये तो ओपन बेसिक एजुकेशन का पूरा फॉर्मूला है। ओपन बेसिक एजुकेशन का एडमिशन हर साल अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो जून तक चलता है, 1 साल के लिए। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से ड्यू टू कोविड इसके एडमिशन की प्रक्रिया बढ़ रही है और अभी भी 30 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। लेकिन जो एग्जाम होता है वो साल में 1 बार ही होता है, वो फरवरी और मार्च के महीने के बीच में ही होता है। तो ये एक फिक्स पीरियड है एडमिशन और एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पे आपको ये अपने दिमाग में ध्यान रखने की बात होगी। बात आती है कि हम ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले जो हमारे स्पेशल स्टूडेंट, जो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट है, क्या वो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे जो इतनी देर से मैडम कहे कि ऐसे ऐसे पढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए। यस, पढ़ लेंगे। ये मैंने अपना अनुभव किया है, पिछले 12-15 सालों में मैंने देखा है कि सीवियर से सीवियर बच्चे भी, हम सारे स्पेशल स्कूल में क्या करते हैं, आपने क्लास डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरह से आपने ग्रुपिंग बांट दिए, प्री वोकेशनल, वोकेशनल, और आप सोचते हैं कि बेसिक चीजें हमने प्री प्राइमरी सेकेंडरी में कर दिया और उसके बाद वापस उसमें चला जाए वोकेशनल ग्रुप में। लेकिन अब जब से स्किल काउंसिल का जमाना है, ये अभी सभी बच्चे हों, मेन स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हों चाहे स्पेशल स्टूडेंट हैं, सभी को एक तय उम्र के बाद, एक तय सीमा के बाद अगर उनके अंदर कोई स्किल डेवलप करना है और उनको बाहर अपने सोसाइटी में स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद जॉब करना है, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना बहुत कंपलसरी है। अगर उनके पास स्किल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन अगर वो नहीं है, तो उनका एडमिशन स्किल के प्रोग्राम में नहीं होगा। और जब स्किल के प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि बिना हम ट्रेनिंग लिए हुए मार्केट में जॉब के लिए अपने स्टूडेंट को भेज दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वापस आप फिर से अपने स्पेशल स्कूल में ही उनको रखेंगे, आपके जो वोकेशनल प्रोडक्ट है वो बनाएंगे, और वो भी उसके कुछ पीरियड्स होते हैं कि जब दिवाली वगैरह आया, तब फेस्टिवल आया, तब ये प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं तो पूरे साल वो बैठे रहे। तो ऐसी प्रक्रिया अब बंद करनी चाहिए। हम सभी स्पेशल स्कूल, चाहे सेंटर हो चाहे गवर्नमेंट बॉडी हो, इन सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे स्पेशल स्टूडेंट भी, उनकी जितनी नीड है, उनका जितना एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से उनको हम उतनी शिक्षा तो दें जितना वो ले सकते हैं। अगर आप किसी को देंगे ही नहीं, अगर आप उनको तैयार ही नहीं करेंगे, आप बढ़ ही नहीं पाएगा, तो सही में आपके जानकारी में तो वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो बेहतर है कि हम अपने जो स्टूडेंट हैं, हर रोज कितने भी बड़े हो जाइए, हम आज भी हर रोज अपने स्पेशल स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ सीखते हैं कि वो कुछ ऐसा कर देता है कि हमें आश्चर्य होता है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। तो हर व्यक्ति में बेसिक कुछ ना कुछ पढ़ने की क्षमता तो होती है। सीवियर कैटेगरी वाले बच्चे भी मिनिमम आपको सी लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। अगर अच्छे से उनको पढ़ाए, अच्छे से उनकी पढ़ने में मदद करें, तो वो सी लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये मैं कह रही हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ करिए, क्योंकि मैंने किया है, मैंने देखा है। अब बात आती है कि जब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, तो हम उसका यूज कैसे करें। सबसे ज्यादा है कि जानकारी का अगर हमारे पास अभाव है, तो हम इन चीजों का प्रयोग नहीं कर पाते, या हम जरूरत से ज्यादा जानकार हो जाते हैं। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि पेरेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कहते नहीं जी मेरा बच्चा 12th एक सर्टिफिकेट दिलाते। कम से कम जो बेसिक चीजें हैं वो भी तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो अगर आप उनको, उनका एज है तो
तो आप उसको ओपन बेसिक एजुकेशन में पहले लाइए और फिर आप धीरे धीरे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक लेके चलिए। और अगर कोई बच्चे बहुत अच्छे करते हैं, पर्सन विद सेरेब्रल पाल्सी हो, पर्सन में ऑटिज्म हो, ये लोग तो बहुत अच्छे से कॉलेज के एजुकेशन को भी प्राप्त करते हैं। सिर्फ स्कूल के सिस्टम की नहीं बात कर रही हूँ, कॉलेज में भी हमारे मैं दिल्ली क्षेत्र में रहती हूँ, दिल्ली के ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस है उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट तो आए जिनकी अगर कोई डिमांड हो तो मैं उनको फुलफिल कर पाऊं। तो ये नंबर हमारे पास बहुत ही कम। हम अभी फाइट करने अपने इंटेलेक्चुअल डिसेबल वाले स्टूडेंट के लिए कि हम उनको कॉलेज में किस तरह से अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। तो ये सारा चीज हमारा प्रक्रिया होता है कि किस तरह से हम बच्चे को कहां से और कहां तक ले जाना चाहते हैं। बात होती है कि एग्जामिनेशन में जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो हमें स्क्राइबर, राइटर या एक्स्ट्रा टाइम, ये जो जिस भी भाषा का आप प्रयोग करें, ये मुझे कैसे अवेल करना है। ओपन बेसिक एजुकेशन में भी आप इस चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है कि आपके पास जिस भी स्टडी सेंटर से आप जुड़े हैं, आप उसको पहले एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि मेरा बेटा या बेटी इस तरह का है, मुझे इसके लिए राइटर की जरूरत है या मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, और साथ में आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसका लगा दीजिए, एनआईवीएस का आई कार्ड लगा दीजिए। आप देखिए आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। जहां तक बात रही, अब मैं बात करती हूँ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की। ओपन बेसिक एजुकेशन तक तो सारा काम आपका स्टडी सेंटर करता है, लेकिन जब बात आती है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की, तो इसके सिर्फ स्टडी सेंटर आपके जो कुछ बेसिक क्लासेस हैं उसकी जिम्मेवारी स्टडी सेंटर की होती है। टीए में मतलब ट्यूटर मार्क असाइनमेंट जिसको हम कहते हैं, उसको सबमिट करने की जिम्मेवारी स्टडी सेंटर की होती है। बाद बाकी जितनी भी सुविधाएं या एग्जामिनेशन, ये जो कुछ भी होता है वो एनआईवीएस के जो जिस भी प्रदेश में आप हैं उस प्रदेश का रीजनल सेंटर का काम होता है। तो यहाँ पे जिस भी स्टेट में हैं आप हैं, आपके आसपास में रीजनल सेंटर कौन सा है, अगर आपको स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है तो आप एनआईवीएस के रीजनल सेंटर पे जाइए। वहां पे स्टूडेंट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके, फोटोग्राफ्स लेके, कौन राइटर बनेगा इसकी भी सुविधा आपको ही तैयार करनी है। इसके लिए वो कोई मना नहीं कर रहे कि आपको मेरे यहाँ से ही लेना है, ये आपको तैयार करना है। आप उसके छोटे भाई बहन या जो भी उसके रिलेटिव्स हैं या कोई आस पड़ोस में या कोई भी ऐसा बच्चा वॉलंटियर, जो अगर बच्चा 10th के लिए जा रहा है तो उसका राइटर क्लास 9th का होना चाहिए, और अगर वो 12th के लिए जा रहा है तो उसका राइटर 11th क्लास का होना चाहिए। तो उसका आई कार्ड और उसका आधार कार्ड लेके आप रीजनल सेंटर में, जब हॉल टिकट आप सबको पता होगा, एग्जामिनेशन से पहले एक हॉल टिकट रिलीज होता है, जब हॉल टिकट आ जाता है तब आप ये सारी चीजें लेके रीजनल सेंटर जाइए। वहां से आपको सेम डे आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया इस बच्चे का स्क्राइबर चाहिए और ये बच्चा इसका स्क्राइबर बनेगा, ये आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप वहां पे विंडो पे जाइए, वो आपका काम हो जाएगा। बात डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की हो रही है ना, और वो भी ऑथराइज्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मींस जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है वही लेके जाए। आप किसी स्पेशल स्कूल में जो असेसमेंट करवाते हैं उसकी रिपोर्ट वहां पे मान्य नहीं होगी। तो वैलिड आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, तभी आपको स्क्राइबर या एक्स्ट्रा टाइम वाले जैसे जो भी सुविधा आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो कॉपी पेंसिल पे एग्जाम नहीं देना चाहते, वो एग्जाम कंप्यूटर पे देना चाहते हैं। तो ये भी सुविधा आपको एनआईवीएस के माध्यम से मिलती है। आप अपना डिमांड रखिए, जो भी आपकी क्वारीज है आप अपने एप्लीकेशन में लिखिए, और उसके साथ समय से पहले आप जाके वहां पे सबमिट कीजिए, और उसके बाद आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। जब आप चाहते हैं कि जिस भी आपका एक फोकस होना चाहिए कि मेरा जो स्पेशल स्टूडेंट है वो उसका करियर किस में बनेगा, जब आपके पास ये दिमाग में आ जाता है कि अच्छा वो सीनियर सेकेंडरी तक कर लिया और आप उसके इंटरेस्ट को भी देख रहे हो कि वो सारी चीजें कर पा रहा है और वो आगे एक अच्छा या तो कंप्यूटर में कर सकता है या फूड एंड बेवरेजेस में कर सकता है या हाउस कीपिंग में कर सकता है या अन्य कई ऐसे
कोर्सेज होते हैं जिसमें वो अपना करियर बना सकता है। तो वैसे कोर्सेज के लिए जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर आप उसमें एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप वहां पे अप्रोच कीजिए। यकीन मानिए बच्चे का एडमिशन होगा, कोई भी एडमिशन करने से डिनाई नहीं करेगा। तो प्रक्रिया अगर आप अच्छे तरीके से सारी प्रक्रियाओं को जान लेंगे, आप छोटे छोटे स्टेप्स को पहले करेंगे, आप ऐसा कोई भी काम लेंदी नहीं करेंगे कि जिसमें आपको समझ में नहीं हो जाए, समझ में ही नहीं आ रहा कि मैंने एडमिशन करा लिया लेकिन क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये आपको नहीं पता, तो आप वहां पे पीछे रह जाएंगे। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में तो एनआईओएस के माध्यम से आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध होता है, चाहे वो हार्ड कॉपी आप लेना चाहे या फिर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहे, जो भी आप मोड यूज करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ओपन बेसिक एजुकेशन में अगेन आपको स्टडी सेंटर से पूछना होगा कि वहां पे किस तरह का करिकुलम फॉलो हो रहा, क्या वहां पे एनसीईआरटी का करिकुलम फॉलो हो रहा या वहां पे एनआईओएस का जो अपना करिकुलम है ओपन बेसिक एजुकेशन के लिए वो करिकुलम फॉलो। जो भी स्टडी सेंटर करिकुलम फॉलो करता है उसको आप लीजिए, आप अपने घर में पढ़ाइए, उस बच्चे को तैयार कीजिए और वापस से आप उसको एग्जामिनेशन के लिए तैयार करके भेज दीजिए। तो अगर आप इस मोड में चलते हैं तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी, बहुत सारी चीजें आपको खुद ब खुद होता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब बच्चे का आपने क्लास 3rd में एडमिशन कराया था और अब आज बच्चा क्लास 12th में पहुंच गया। आप उसके ग्रोथ को खुद देखेंगे। एक बार बच्चे में जब ये ललक लग जाती है ना पढ़ने की, मोड कोई भी हो, तरीका आपके ऊपर है, स्पेशल एजुकेटर के ऊपर है, आप जो भी पेरेंट्स हैं उनके ऊपर है कि आप उसको कैसे पढ़ाना चाहते हैं। मोड कोई भी हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ लेना है, मुझे बिना सर्टिफिकेशन के मैं एक स्पेशल स्कूल में 12-15 साल अपने बच्चों को भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, और जब मैं बच्चे निकाल के किसी अलग जगह में उसके करियर के बारे में सोचता हूँ तो हमारे पास तो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं आगे उसको क्या लेके प्रदान करूं। तो बेहतर है जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जरूरी है कि आप बच्चे को अपने पास, जो भी आपके स्कूल में बच्चे आते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ही एनआईओएस का स्टडी सेंटर बनिए। आप अपने आसपास देखिए, लिस्ट बकायदा दिया हुआ है, आपके आसपास कौन सा एनआईओएस का स्टडी सेंटर है, आप उसके साथ जुड़िए, अपने स्कूल के सारे बच्चों का एनरोलमेंट वहां कीजिए। आपका बच्चा आपके स्कूल में पढ़ेगा, उसी सिस्टम को फॉलो करेगा, सिर्फ वो एग्जाम देने के लिए वहां पे जाएगा। तो ये मोटा मोटा पूरा प्रक्रिया है एनआईओएस का एडमिशन का समझने का। आई थिंक मैंने आप लोगों को बहुत हद तक ये चीजें बता दी। तो नीरज जी, अगर मैं यहीं पे रुकना चाहूंगी और अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो मैं उसका आंसर देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। और आपने इतना बेहतर ढंग से इसको एलेबोरेट किया है, लोगों को बतलाया है, इन्फॉर्मेशन जो दिए हैं, मैं लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ और बहुत ही खुश हैं कि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, एडमिशन से लेकर के उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस तक के, और बीच में जो समस्याएं आती है, किस तरह की समस्या है, उन सब चीज़ों को आपने अपने अनुभव के आधार पर साझा किया है। मैं अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहूँगा, न समय गवाए, और अब आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राजेश कुमार यादव जी, कार्यक्रम सह समन्वयक और पुनर्वास अधिकारी सीआरसी गोरखपुर को। सर, आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमारे एक्सपर्ट्स के सामने रखिए। राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी मैडम, नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं मैडम को नमस्कार करना चाहूँगा। हमारे कुछ अभिभावक हैं, हमारी एक अभिभावक हैं रोहिणी जी, जिन्होंने पूछा हुआ है कि हमारा बच्चा बौद्धिक दिव्यांग है, तो यदि हम इसका एडमिशन एनआईओएस में करवाना चाहते हैं तो कौन सी एज जो है बौद्धिक दिव्यांग बच्चों है तो उपयुक्त है, या कौन सा बुद्धि का स्तर है जब हम उनके लिए एनआईओएस में एडमिशन के बारे में सोच सकते हैं? जी राजेश जी, शुक्रिया। मैडम, आप जो भी हैं, आपको मैं ये बता दूं कि मिनिमम एज एनआईओएस में मायने रखता है, मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है। कितना भी बड़ा बच्चा हो, आप उसकी एलिजिबिलिटी देखिए कि वो किस क्लास में
का कर सकता है, किस क्लास के पढ़ सकता है, तो आप उस क्लास में उसका एडमिशन करा दीजिए। आईक्यू का यहाँ कोई मायने नहीं रखा हुआ है, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और हमारी एक अलग अभिभावक हैं, अगली अभिभावक हैं रुचि जी। इन्होंने पूछा हुआ है कि यदि हम अपने बच्चे का एनआईओएस में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो क्या हम उसे किसी विद्यालय में ले जाके दाखिला करवा सकते हैं, या एनआईओएस की ऑनलाइन कोई फैसिलिटी है जहां से हम ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं? ये इनका प्रश्न है मैडम। जी मैम, जैसा कि मैंने बताया कि एनआईओएस का एडमिशन आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। जो एनआईओएस का ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे स्टूडेंट लॉगिन के कॉलम में जाके आप कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी विद्यालय के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यस, जब आप स्टडी सेंटर वहां पे फिल करते हैं तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह के स्टडी सेंटर का चुनाव कर रहे हैं, और स्टडी सेंटर को चुनाव करने के पहले आप उस स्टडी सेंटर के बारे में जान लें कि क्या वो आपके या आसपास वैसे स्टूडेंट उनकी मदद करता भी है या नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आप किसी पब्लिक स्कूल को चूज कर लीजिए नेम फेम टैग के साथ और फिर आपको वहां पे वो कोई भी सुविधा नहीं मिले जो सुविधाएं आपको एनआईओएस के माध्यम से दी जा रही है। तो बेहतर है कि आप पहले स्टडी सेंटर का चुनाव कर ले। इसके लिए आपको स्कूल के साथ टाई अप होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मैडम। एक अंतिम प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, क्योंकि समय की बाध्यता है, इस वजह से सारे प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे। एक हमारी पेरेंट्स हैं प्रतिभा जी, इन्होंने पूछा हुआ है कि कभी कभी ये होता है कि जैसे हम मुक्त शिक्षा या इस तरह के विद्यालय में दाखिला लेते हैं तो जो इससे हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, डिग्री प्राप्त होती है, तो क्या ये सामान्य जो नॉर्मल एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसी तरह इसको वैल्यू प्राप्त है, या कहीं पे भेदभाव वाली स्थिति तो नहीं आती है? ये इनका प्रश्न है। प्रतिभा जी, बिल्कुल कहीं भी भेदभाव वाली स्थिति नहीं आती है। शुरुआत में ऐसा भ्रम बहुत अच्छे से फैला था कि ओपन स्कूलिंग से अगर कोई पढ़ता है तो उसका कहीं वैल्यू नहीं है, लेकिन ये सारी चीजों को खारिज कर दिया जा चुका है कई वर्षों पहले ही, और एनआईओएस का सर्टिफिकेट पूरे वर्ल्ड वाइड वैलिड है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी अभिभावकों के प्रश्नों का बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सरलता सुगमता पूर्वक उन्हें उनके प्रश्नों के जवाब हेतु उन तक पहुंचाया। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम के समन्वयक श्री नीरज मधुकर सर से सादर निवेदन करूंगा कि सर आप आएं और कार्यक्रम को आगे की तरफ दिशा प्रदान करें। श्री नीरज सर। थैंक यू राजेश जी। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंच करके मैं अनुरोध करना चाहूंगा अरविंद जी से कि आप इस पूरे कार्यक्रम में जितने लोग सम्मिलित हुए हैं उनके प्रति ऑफिशियली आभार प्रकट करें सर। धन्यवाद सर। मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है सर। नीरज सर मेरी आवाज जा रही है? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आयोजन करने वाली कमेटी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन किया। और टॉपिक का चयन करने के साथ साथ में दिल्ली से ऐसे महत्वपूर्ण वक्ताओं का चयन किया जिन्होंने एनआईओएस के बारे में जितने सवाल हो सकते हैं संभावित, उन सवालों का जवाब अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान दिया है। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हमारी ये वेबिनार श्रृंखला हो रही है कि हम अलग अलग टॉपिक को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। सर आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री रवि कुमार जी के प्रति भी मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर आपने अपने समय निकाला और हमें मार्गदर्शन दिया कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करें। सबसे ज्यादा आभार और धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर आलोक भुवन साहब का, जिनको आज देख करके और सुन करके सर बहुत अच्छा लगा है कि हमारे सीआरसी के प्लेटफॉर्म पे आकर के आपने हमें अपनी जो सद्भावना दी है, जो अपनी सलाह दी है एनआईओएस को लेकर के किस तरीके से हम दिव्यांग बच्चों को जोड़ सकते हैं, उनको उनका एजुकेशन सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। सर आपका मेरी तरफ से और सीआरसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती इंदिरा आलोक मैडम, आप प्रधानाचार्य हैं मनोविकास उच्च शिक्षण संस्थान नई दिल्ली में। मैडम आपके प्रति मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। आपने बहुत ही आसान, बहुत ही सरल शब्दों में
सारी बातें समझाई, सारी प्रक्रिया को समझाया है कि प्रवेश कैसे उनको मिलेगा, कौन कैसे उनको राइटर मिलेगा, किस तरीके से उनकी सर्टिफिकेशन की सारी प्रक्रिया पूरी होगी, सब कुछ आपको विस्तार से बताने के लिए मैडम आपका सीआरसी और सीआरसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आज के कार्यक्रम समन्वयक श्री नीरज मधुकर के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर, आपने इस टॉपिक का चयन करके मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित किया है। मैं मैडम को एक जानकारी देना चाहता हूं। मैडम, हम लोगों ने यहाँ सीआरसी गोरखपुर में पिछले 3 सालों में हमने शुरुआत थोड़ा सा लेट किया था, लेकिन कई बच्चों को प्रमोट करके, प्रोत्साहित करके हमने उनका सर्टिफिकेशन करवाना शुरू कर दिया है। और हमारे अभी रिसेंटली 3 बच्चे जो है 10वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं एनआईओएस के बोर्ड से। और इसी क्रम में नीरज मधुकर सर ने आज इस टॉपिक का चयन करके बहुत मुझे प्रोत्साहित किया है कि मैं और बच्चों का रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन एनआईओएस के माध्यम से करवा सकूं। मैडम, इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, नीरज सर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, डॉक्टर आलोक भुवन साहब के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ में सह समन्वयक श्री राजेश कुमार यादव, जिन्होंने अभिभावकों के प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सामने रखा है ताकि उनकी और समस्याओं का समाधान हो सके, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सीआरसी गोरखपुर की जो तकनीकी टीम है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारी मदद की है, उनके प्रति मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त जो व्यावसायिक हैं, प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, CWSN हैं, जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के को सफल बनाने में सहयोग रहा है, मैं सबके प्रति धन्यवाद और सद्भावना ज्ञापित करता हूं। और कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में नीरज सर को कार्यक्रम के समापन की घोषणा के लिए आमंत्रित करता हूं। सर, आप कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। नीरज सर। थैंक यू अरविंद जी और पूरी सीआरसी टीम को, और जितने लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं अभी, वो सबको अपनी तरफ से, सीआरसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं अभी भी फिर से एक बार बतलाना चाहता हूं, आलोक सर का चेहरा देख करके पूरे 1 घंटे की थकान फिर से दूर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जब भी बुलाओगे मैं हमेशा आ जाऊंगा थकान दूर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, रियली आज का जो प्रोग्राम रहा है सर, बहुत ग्रासरूट लेवल से जुड़ा रहा है और मैम ने बहुत बेहतरीन ढंग से लोगों को बतलाया है, बहुत बेहतरीन ढंग से लोगों को बतलाया है। वो लग रहा था कि 10 साल का अनुभव सामने 1 घंटे में उन्होंने रखने की कोशिश की है। थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। जी, नमस्ते। और इसके साथ ही आधिकारिक रूप से इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।